नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। लेकर आया हूं पिछले हफ्ते के सामाजिक मुद्दों से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम के विषयों पर चर्चा। और इन विषयों के अंतर्गत आज हम ऐसे विषयों को पढ़ने वाले हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, हमारे सामाजिक जीवन और हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विषय सूची पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि आज हम पहला मुद्दा जो है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है। चीन ने 2 बच्चों की नीति में ढील दी। आखिर चीन के सामने ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हुई कि उसे अपने यहाँ जो बच्चों की आदर्श नीति थी, 1 बच्चे की नीति या 2 बच्चे की नीति या 3 बच्चों की नीति लाने की आवश्यकता हुई, तो हम उसके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के साथ इसका संबंध जोड़ के देखेंगे कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या कारण है या भारत को चाइना से क्या सीख लेनी चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के अंदर आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए, जो कि वृद्ध समाज के लिए यानी कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध समुदाय इकट्ठा हो गया, उनके लिए यानी कि उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, उनकी यात्रा से संबंधित बात करें या उनके लिए आवश्यक अन्य उपकरणों की बात करें, तो इन सबकी उपस्थिति यानी कि इनके क्रय और विक्रय के लिए उद्यमियों को मिलाकर यानी जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के नाम से एक पोर्टल तैयार किया है, जहां स्टार्टअप के माध्यम से वृद्ध लोगों की सहायता की जाएगी। तो इसके सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की, पीजीआई की, यानी कि निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक की। जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा का क्षेत्र है उसमें स्कूली शिक्षा के स्तर की बात करें कि किस स्तर से स्कूलों में संरचनात्मक विकास किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और सरकारों के द्वारा यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की गई है, कितनी उन्नति की गई है। तो इस सूचकांक के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा राज्य बेहतर कर रहा है और कौन सा राज्य इस क्षेत्र में धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल पूरे एकागमन के साथ जुड़ जाइए और सबसे पहले हम बात करेंगे चीन में जो 2 बच्चों की नीति में ढील दी गई है उसकी। आखिर ये विषय चर्चा में क्यों आया? तो अभी हाल ही में चीन ने यह घोषणा की है कि चीन जो है अपने यहाँ पे 2 बच्चों की नीति चला रहा था 2016 से, उसमें अब वो ढील देगा और 3 बच्चों की नीति पर काम करेगा। यानी कि उसने प्रत्येक दंपति को यह छूट दे दी है कि हाँ, अब आप आपके 3 बच्चे कर सकते हो। और ये एक सुखद बात भी है वहां के नागरिकों के लिए और चीन जैसे देश के लिए बहुत बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी करने वाली थी अगर उसके 2 बच्चों की नीति थी उस पर अगर चीन आगे काम करता रहता तो। साथ ही चीन ने इसके साथ एक घोषणा और की है कि चीन ने कहा है कि जो सेवानिवृत्ति की आयु है यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है, हम उसमें भी कुछ महीनों की बढ़ोतरी करेंगे। अभी देखा गया था कि चीन में जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष थी पुरुष की और महिलाओं की बात करें तो 55 वर्ष थी। तो उसने कहा कि हम इसमें कुछ महीने या कुछ साल की वृद्धि और करेंगे क्योंकि धीरे धीरे चाइना में युवा आबादी जो है वो कम होती जा रही है। साथ ही जो काम करने वाली कार्यशील जनसंख्या थी वो धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। तो जब किसी देश में युवा आबादी कम होती जाती है तो उस देश में जो आश्रित जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। और चीन ने ये देखा, जो उसकी पुरानी नीतियां थी उनसे उसने देखा कि धीरे धीरे उसके यहाँ पे जनसंख्या लाभांश जो है उसमें बहुत कमी देखी जा रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि चीन ने जनसंख्या नीति किस तरह से बनाई थी। ठीक है, तो हम चीन की अगर जनसंख्या नीति की बात करें 1954 से 1960 के दशक तक चाइना में बढ़ती हुई आबादी को लेकर चर्चा का विषय बना रहा कि किस तरह से हम अपनी आबादी को कंट्रोल करें। लोगों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि अगर धीरे धीरे आबादी बहुत अधिक बढ़ जाएगी हमारे यहाँ तो भोजन और पानी के जो सीमित संसाधन है उनमें उनकी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी और ये आने वाले भविष्य के लिए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होगा। तो चीन ने 1960, 64, 70 से लेकर 1980 आते आते तक अपने देश में जबरदस्ती तरीके से यानी कि बहुत कठोर तरीके से 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, यानी कि 1 बच्चे की नीति पे चाइना ने काम किया। जब 1 बच्चे की नीति चाइना ने 1980 में शुरू कर दी तो इसके जो परिणाम आए बहुत दुखद थे। मानव अधिकार संस्थानों ने इसका विरोध किया और लोगों के बीच में भी असंतोष का कारण बनी रही। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनको एक बच्चा हो,
एक बेटी हो उनका समृद्धशाली, यानी कि जो नारा चलता है ना, हम दो हमारे दो वाला, मतलब एक बेटा एक बेटी दोनों की उनकी उपलब्धि हो, तो सभी चाहते हैं। लेकिन चाइना में जब एक बच्चे की नीति का घोषणा कर दी गई, उसको लागू कराया गया, तो देखा गया कि जबरदस्ती गर्भपात करा दिया गया, या यदि किसी ने 2 बच्चे हो गए उसके हम कहते हैं गर्भ निरोधक या परिवार नियोजन के साधनों के असफल होने पे, तो उनको जेल भेज दिया गया, उनको सजा करा दी गई, या जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनको गर्भपात करा दिया गया। तो इस नीति की बहुत आलोचना हुई। हालांकि जो लोग थे, चाइना के जो प्राधिकारी थे, उनका कहना था कि हमने इस नीति के माध्यम से देश में 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका। अब 40 करोड़ कितनी बड़ी आबादी होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 3-4 राज्यों की जनसंख्या को मिला दें हम, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या थी उसको रोकने में वो कामयाब हो गए। हालांकि ये नुकसान चाइना को एक लंबे समय तक देखने को मिला, क्योंकि धीरे धीरे आबादी जो थी या जनसंख्या जो लाभांश था वो गिरता रहा, और इस गिरने से क्या हुआ, धीरे धीरे आबादी बढ़ाने लगी, यानी कि वृद्ध होने लगी। और जब आबादी वृद्ध होने लगती है तो कार्यशील जो जनसंख्या है वो कम आती है। जब ऐसी बात हुई, जनसंख्या इसका आबादी का बहुत विरोध हुआ, तो चाइना लेके आया 2 चाइल्ड पॉलिसी। इस 2 चाइल्ड पॉलिसी की, यानी कि 2 बच्चों की नीति को सरकार ने 2016 में लागू किया। 2016 में इसको लागू करने के पीछे की वजह ये थी कि 2016 तक, यानी कि 1980 से 2016 तक ये जनसंख्या का जो लाभांश था वो गिरता रहा। यानी कि अगर हम बात करें प्रजनन दर की, हम यदि बात करें प्रजनन दर की, तो देखा गया चाइना की जो प्रजनन दर थी 1.3 आ गई, यानी कि जो प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए थी, जिसे आदर्श मानती है दुनिया, भारत भी मानता है और अन्य देश भी मानते हैं, वहां देखा गया कि चाइना में इतनी आ गई 1.3। यानी कि अगर हम दंपतियों की बात, मतलब 10 जोड़े की बात करें, तो 10 जोड़े पे मात्र 13 बच्चे हो गए, जबकि होने कितने चाहिए थे 21। क्योंकि एक बच्चा दुर्घटना बस मर सकता है, या किसी असामान्य परिस्थितियों में उसकी मौत हो सकती है, तो इतना आंकड़ा बनाया गया था कि 2.1 तो जो है प्रजनन दर होनी चाहिए। लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी के बावजूद भी, इसके लागू करने के बाद भी देखा गया कि चाइना की जो जनसंख्या थी उसकी प्रजनन दर 1.3 आ गई। और यह गिरती हुई जनसंख्या का जो आंकड़ा था, जो प्रजनन दर का आंकड़ा था, वो बड़ा चिंता का विषय रहा। जब सरकार ने 2 बच्चों की अनुमति दे दी, लेकिन अब वही कि इतने दिनों से, मतलब जो 1980 से मामला चला आ रहा था एक बच्चे के, अब उसके पालने पोषण के लिए उसको पैसा भी ज्यादा चाहिए था। और श्रम प्रधान तो देश है, क्योंकि आप देखते हो जहां छोटे, मतलब 14, 15, 16 साल का बच्चा हो पाता है और वो काम में लग जाता है, वो कारखानों में चला जाता है। अगर इसी तरह से ये सब चीजें कमती रहती तो ये सरकार के लिए नुकसानदायक हो जाती। इसीलिए जब तीसरी जनगणना की हम बात करें, यानी कि चाइना में जो 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आई है, 3 बच्चों की नीति लेके आई, वो क्यों? क्योंकि जब देखा गया 2020 की जो चाइना की जनगणना हुई, यानी कि चीन में जब जनगणना के आंकड़े आए, तो चीन हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि जो 2016 में हमने छूट दे दी थी, उससे भी हमारी जनसंख्या का स्तर जो है वो नहीं बढ़ा। यानी कि एक लंबे अंतराल में जनसंख्या लाभांश में बहुत गिरावट देखनी है। इसी कारण चाइना ने कहा कि हम अब 3 चाइल्ड पॉलिसी पे काम करेंगे, और अब हमारे यहाँ की जनता को यह अनुमति है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करें और उनको बेहतर बनाए, और 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो ये हुई चाइना की जो बच्चों की आदर्श नीति है उनकी बात। यदि हम जनसंख्या की गिरावट की चिंताओं की बात करें कि अगर इस तरह से जनसंख्या का जो लाभांश है वो कम होता जा रहा है, तो इसके क्या नुकसान है? तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं श्रम बल में कमी। श्रम बल में कमी से क्या असर है? देखो, अगर हम मान के चले हमारे घर में 10 लोग हैं, तो 10 लोग कमाने वाले हो गए। अगर हम अपने घर को ही एक देश माने, तो हमारे देश में 10 लोग कमाने वाले थे। आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, ये मत सोचना कि सर बोल रहे 10 लोग एक देश में कैसे हो सकते हैं। 10 लोग उस जगह में कमाने वाले हैं। धीरे धीरे हमने आबादी को कम किया, तो आबादी गिरते गिरते 4-5 पे आ गई। जब 4-5 पे आ गई आबादी, तो अब इसमें क्या होगा कि जो बड़े लोग थे वो धीरे धीरे वृद्ध होंगे, तो वो आबादी आश्रित हो जाएगी इस पे, कार्यशील जनसंख्या पे। अगर घर में और 2-3 छोटे बच्चे हुए, ज्यादा तो होंगे नहीं, क्योंकि हमने जनसंख्या लाभांश को कम कर दिया, प्रजनन को कम कर दिया है, उस पे बहुत सारी सीमाएं लगा दी हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो धीरे धीरे ये जो कार्यशील जनसंख्या है वो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और ऐसी जनसंख्या की गिरावट वर्तमान में जो हमें आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि में एक चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। वही हम बात करें सामाजिक खर्च में वृद्धि। सामाजिक खर्च में वृद्धि से क्या है?
जब देश की युवा आबादी में कमी होगी तो आबादी कौन सी बढ़ेगी? हाँ, धीरे धीरे कौन होगा? वृद्ध होते जाएंगे लोग, और वृद्ध आबादी जब बढ़ जाएगी, उसकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, तो सरकार के ऊपर ज्यादा खर्च आ जाएगा। कैसे खर्च आ जाएगा? सामाजिक खर्च। यदि 60 साल के ऊपर की आयु के हम वृद्धों की बात करें तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, मतलब कोई ना कोई बीमारी उनको घेर लेती है। अधिकांशतः देखा गया है कि 60-70 के लगभग जो वृद्ध आबादी होती है, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, हमारे दादा नाना नानी, इनको कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। अब बीमारी घेरेगी तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करना पड़ेगा। और देशों में 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 65 साल के बाद पेंशन योजनाओं की बात होती है। तो अगर धीरे धीरे आबादी वृद्ध होती जाएगी तो उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पे, उनकी पेंशन सुविधाओं पे अत्यधिक खर्च बढ़ जाएगा सरकार का। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, विकासशील राष्ट्रों के लिए चिंतनीय है। जनसंख्या लाभांश में जो गिरावट है वो विकासशील देशों के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? अगर हम चाइना को देखें, चीन के संबंध में बात करें तो चीन धीरे धीरे विकसित देश होने वाला है, विकसित देश है, और भी विकसित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी श्रमशील अर्थव्यवस्था है। साथ में ही इसकी आधी आबादी जो है एकदम कम आय वाला जो समाज है उसका ढांचा देखने को मिलता है, यानी कि आय बहुत कम है, और यही आय कम जो है वो धीरे धीरे एक परिवार को पालने में कहीं ना कहीं असफल हो जाएगी। तो ये जो इसी तरह के अन्य देश, हम भारत को और चीन को दोनों को मिला के देखें तो भारत की अधिकांश आबादी जो है वो श्रम आधारित है, वो मजदूरी आधारित है, वो कृषि पर आधारित है, पूरे परिवार का पालन पोषण इन्हीं पे आधारित होता है। और अगर धीरे धीरे जनसंख्या में कमी देखने को मिलेगी, अत्यधिक कमी आ जाएगी अगर इसी तरह से चलता रहा, तो ये धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों के लिए एक चिंता का विषय होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे जनसंख्या गिरावट की चिंताओं के विषय, यानी कि श्रम बल में कमी, सामाजिक खर्च में वृद्धि और विकासशील राष्ट्रों के लिए चिंतनीय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक बच्चे की नीति है, यानी कि एक बच्चे की जो आदर्श नीति है, क्या वो उचित है? आप स्वयं सोचिए, यदि आपके परिवार में आप अकेले बच्चे होते तो क्या अच्छी बात थी? आपकी कोई बहन नहीं थी, राखी बंधवाते किससे? फिर कैसे गाना गाती बहन आपकी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना? कैसे आप किसी को जाके होशियारी बताते कि मेरे से मत बोलना भाई, मेरा भाई आके मारेगा तेरे को? तो एक बच्चे की जो आदर्श नीति है वो किस तरह से हानिकारक है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो कुछ बिंदु निकल के आते हैं हमारे सामने। सबसे पहला तो यही है कि इस तरह की जो नीति है वो, उसका जो प्रवर्तन है, जो उसके लागू करने के नियम, वो असमान है। भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए अलग अलग नियम है। हिंदुओं में देखते हैं हम तो 1 2 3 बच्चे, लेकिन वही हम मुस्लिम धर्म पर चले जाएं तो उनकी 2 से 3 बीवियां होती हैं, और दोनों तीनों बीवियों से 4 5 5 बच्चे होते हैं। तो इस तरह की जो रणनीतियां हैं वो असफल हैं। असफल के साथ ही असंतोष का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अगर उनके 2 बच्चे हों, अगर एक नालायक भी निकले, उनको भविष्य में जाके जब उनका बुढ़ापा आए वो उनकी देख रेख ना करे तो दूसरा बच्चा करे। हालांकि ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों की बात है, किंतु सभी माँ बाप चाहते हैं कि एक से बढ़ के 2, किसी भी बात को लेके, अगर हो सकता है वो विकलांग हो जाए या उसकी कोई अन्य परेशानी आ जाए, तो दूसरा जो है वो उस परिवार का पालन पोषण कर सके, उसका भरण पोषण कर सके। तो इसलिए जो नियम है उसका समान, दूरस्थ क्षेत्रों में जाके कौन मॉनिटरिंग करेगा कि एक बच्चा है कि नहीं, और है अगर गलती से दूसरा हो गया तो वो उसको छुपा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पता चल गया तो आप उनको जेल में डाल दोगे या अन्य सजाएं। तो इस तरह की जो इसकी नियम है या एक आदर्श जो बच्चे की नीति है, वो उसका जो लागू करना है, उसका जो प्रवर्तन है वो असमान है, इसलिए ये नीति हम इसे असफल मानते हैं। वही हम बात करें दूसरी बात इसकी, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अब मानव अधिकार कौन से? तो वह अधिकार जो व्यक्ति को जीवन उपलब्ध होते से ही मिल जाते हैं, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। यानी कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं ऐसा ऐसा करूं। तो अब कोई कहता है कि हम 2 हमारे 2, तो ये उसका मौलिक अधिकार है ना। वो ये भी कह सकता है हम 2 हमारे 3, क्योंकि उसका ये अधिकार है कि वो चाहे कितने ही बच्चे करे, 1 करे, 2 करे, 5 करे, या क्रिकेट टीम बना ले पूरे 11 की, ये उसका अधिकार है।
लेकिन अगर हम एक बच्चे की नीति लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो मानव अधिकार हैं या हम कहें संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हम मान सकते हैं। इसलिए इस चीज को हम असफल मानेंगे। वहीं घटती कार्यशील जनसंख्या, इस बात पर हमने पहले भी चर्चा कर ली कि धीरे धीरे क्या है, अगर वही इस तरह की हम बात करेंगे तो एक एक बच्चा आता जाएगा, तो धीरे धीरे जब कारखानों में या अन्य संसाधनों में जब मानव संसाधन की बात आती है, जब कार्यशील जनसंख्या की बात आती है, तो ये घटती जनसंख्या क्या तो प्रमुख कारण हो जाएगा कि एक ही बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे बीमार भी होंगे, कुछ अन्य परिस्थितियों में फंसे रह जाएंगे, कुछ पढ़ लिख के स्किल्ड हो जाएंगे तो उनकी अलग जगह। तो जो एक श्रम की मांग होगी वो घटती कार्यशील जनसंख्या के रूप में हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें श्रम और काम के लिए लड़कों की जो मजबूत सांस्कृतिक वरीयता का क्रम है, इसको ऐसे समझो, घर में जब भी लड़की होती है ना, तो हो सकता है दादी के मन में असंतुष्टि हो, उनका चेहरा उतर जाए, या पिताजी दादाजी जो सोच के बैठे थे नहीं हमारे घर का तो बारिश आ रहा है भाई, अब वो बारिश मतलब ऐसे घोषित करेंगे जैसे ये अकबर बाबर मुगल साम्राज्य के अधीन था कि आने वाला बारिश पूरी विरासत को संभाल लेगा। यानी कि प्राथमिकता तय कर दी है कि घर में अगर जन्म हो पुत्र का, या घर में बालक का जन्म होना चाहिए, पुत्र का जन्म होना चाहिए, तो वो एक बड़ी स्थिति आएगी धीरे धीरे बढ़ के, अगर वही क्रम बनता रहा। क्योंकि क्या होगा इससे, धीरे धीरे बालक ही बढ़े। क्यों? क्योंकि सबको ये पता है कि लड़कियां जो हैं वो उनके लिए, उनका जब विवाह करेंगे तो उनको दहेज देना पड़ेगा, उनको पढ़ाने लिखाने भेजना पड़ेगा, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। लेकिन लड़कों के मामले में निष्पक्ष हो जाते हैं, भले ही लड़के नालायक निकल जाए, ठीक है, वो पहलू नहीं देखेंगे, लेकिन वरीयता क्या है, घर में बेटा होना चाहिए भाई, मन्नत मांगेंगे, पहला घर में कुछ भी हो बेटा होना चाहिए, और भी नाटक। अब इससे ये होगा कि धीरे धीरे जो एक पक्ष है, यानी कि जो लिंगानुपात है वो असंतुलित हो जाएगा। यानी कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना जब हम करेंगे तो पुरुष जनसंख्या आबादी अधिक हो जाएगी और महिलाओं की जनसंख्या कम, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर में बेटी हो अगर इस तरह की नीतियां अपनाई गई। हालांकि धीरे धीरे हमारे समाज का जो रुख है वो बदल रहा है और अब धीरे धीरे हम लोग बेटियों को भी प्राथमिकता देने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो रूढ़िवादी सोच थी इसके ऊपर भी हमने विजयश्री प्राप्त कर ली है। इसके बाद यदि हम बात करें गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या, वही इसके ऊपर वाले पॉइंट से सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है कि अगर लड़कों की बात होगी तो वही कि जिस क्षेत्र में अगर ये पता चल जाएगा तकनीकी से कि लड़का नहीं लड़की होने वाली है तो भ्रूण हत्या कर दी। भ्रूण हत्या नहीं की, पैदा ही हो गई लड़की, तो उन्हें चाहिए था लड़का, तो जाके मार देंगे, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं भी बढ़ जाएंगी देश में। भ्रूण हत्याएं या लड़कियों की जो हत्याएं हैं उसमें काफी इजाफा हो जाएगा अगर एक बच्चे की नीति पर ही अमल किया गया, तो ये बहुत बड़ा हानिकारक जो कारण हो सकता है इसका, ठीक है। वही हम बात करें कि जुर्माने के कारण अतिरिक्त बच्चों की जब बात करें, आप नीति बनाते हो, लोग आपके नैतिक मूल्यों से ज्यादा, व्यवहारिक मूल्यों से ज्यादा कानून से डरते हैं, और कानून में होता है दंड की बात। अब वही अगर आप एक बच्चे की नीति का पालन कराओगे और उनको पता है कि अगर दूसरा बच्चा हो गया, ठीक है, किसी कारणवश हो गया या उनकी चाहत थी करने की, अब उसका पता चल जाएगा सरकार को, ठीक है, कि ये बच्चा हमारा है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो जुर्माने के चक्कर में आप उस बच्चे के बारे में उसको रजिस्टर नहीं कराओगे, आप उस बच्चे को समाज के बीच में नहीं लेके आओगे, तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं पे मिलने वाली जो योजना का लाभ था वो उससे वंचित हो जाएगा। यानी कि जो तीसरा बच्चा है ना वो नागरिक ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप उसको छुपा के रखोगे संसार से। और हो सकता है कि अगर आपको कहीं नौकरी वोकरी की बात आएगी कि आपको एक बच्चे से ज्यादा अगर है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, हो सकता है आप किसी को उसको छोड़ दो या गोद लेने पे गोद दे दो किसी को, तो वो आपका जो आपका मातत्व या पितत्व है उसका जो भावना है उसके साथ जुड़े ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की करेगा। वही हम देखेंगे लोगों के व्यक्तिगत मूल्यों और विचारों पर आक्रमण, वही व्यक्तिगत और मूल्य सबके अलग अलग होते हैं। अब हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार की बात करें तो एकल परिवार के लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो संपत्ति है ना उसका उत्तराधिकारी एक ही होना चाहिए। मान के चलो मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना उसका वारिस भी एक ही हो जिसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। अगर मेरे 5 बच्चे हो गए तो सबके पास बराबर बढ़ेगी, तो जो प्रॉपर्टी का मूल्य है या जो ताकत है ना वो कमजोर हो जाएगी। तो हो सकता है कि उसका व्यक्तिगत मूल्य ये कहे कि नहीं मेरे को एक बच्चा चाहिए, कोई ये चाहे कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है इसको एक बच्चे से नहीं संभालेगा, 4 बच्चे होने चाहिए थे, चारों अलग अलग क्षेत्र में काम करके मेरी कंपनी को संभाल लेंगे, तो ये उसके व्यक्तिगत मूल्य है। तो इस तरह की जो नीतियां हैं
वो हमारे समाज में या हम कहें भारत के समाज में या किसी अन्य समाज में कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है, असंतोष का विषय है ये। और सरकारों को इस तरह की नीतियों का पालन नहीं करना। हाँ, बढ़ती आबादी को रोकने के लिए इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को अपनाना चाहिए, इस तरह का मॉडल या ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे लोग स्वयं समझें और एक आदर्श स्थिति में आके देश को अपनी जो भूमिका है देश के अंदर या राष्ट्र प्रेम के प्रति उसको देख कर हुए अपनी भूमिका का निर्माण करें। तो ये था एक बच्चे की जो नीति है वो कैसे है। अगर भारत की में जनसंख्या की वृद्धि की हम बात करें, क्योंकि हम बहुत चर्चा कर चुके हैं इस मामले में, तो हम देखते हैं कि जो 2021 की जनगणना की बात की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि 1.36 यानी कि 1.36 जो बिलियन आबादी है भारत की वो होने वाली है। हालांकि 2021 की जनगणना में कोरोना आ गया और अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अनुमानित आंकड़े यही कह रहे हैं कि 1.36 बिलियन जो आबादी के पास है हम पहुंच जाएंगे। अगर इसको देखेंगे ना हम, तो ये वृद्धि दर जो है ना 12.14% से अधिक की वृद्धि दर देखी जाएगी अगर 2011 से लेकर 2021 की जनगणना के आंकड़ों को देखें। ठीक है, वहीं हम 2027 तक चीन की आबादी को पछाड़ते हुए और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। तो अब आबादी अधिक होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी या जनसंख्या का विस्फोट जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो देश में संसाधनों की कमी होती है। जो आधारभूत संरचना है उसमें अगर उसका संतुलन नहीं बन पाता है तो देश के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है, ये बहुत कष्टदायक होता है। कि पानी की बात करो, भोजन की बात करो, रोजगार की बात करो, स्वास्थ्य सुविधा की बात करो या शिक्षा के क्षेत्रों की बात करो, तो इन सभी की जो पूर्ति है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो हमें जनसंख्या को कंट्रोल भी करना है, हमें जनसंख्या नीति को इस तरह से बनाना है कि आबादी भी बढ़ती रहे, जनसंख्या लाभांश का भी हम उचित तरीके से प्रयोग कर सकें और अचानक से जनसंख्या में गिरावट ना देखने को मिले। तो अब हमें इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए। चाइना की जो नीतियां हैं या अन्य देशों की जो नीतियां जिस पे हमने अभी चर्चा की, जिन विषयों पर, भारत इससे क्या सीख ले सकता है। तो भारत को एक चीज सीख लेने की सबसे अच्छी आवश्यकता है कि वो जो जटिलता है ना, जिस तरह से जटिल और कठोर नियमों का पालन कराया जाता है उससे बचना चाहिए। यानी कि भारत को जटिल उपायों से बचना चाहिए, क्योंकि चीन में जब हमने देखा कि एक बच्चे की नीति बात करें या 2 बच्चे की नीति की बात करें तो ये सामाजिक स्तर पर तो बहुत बेकार थी, मतलब पूरी तरह से असंतोष का माहौल उत्पन्न किया। गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने पर जबरदस्ती गर्भपात कराया गया। इससे क्या होता है कि समाज का जो वर्ग है ना वो सरकारों की जो नीतियां हैं उन पे भी ध्यान नहीं देता फिर, और उन बातों को मानता नहीं। उसे लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार है, ऐसा ऐसा होना चाहिए था, और वो बहुत सारी चीजें छुपाता है। तो हमें जटिल उपायों से बचना होगा, उपायों को ऐसे बनाना होगा कि जनता खुद सहभागी बने उसमें। वही महिला सशक्तिकरण की बात, एक बहुत गजब की बात निकल के आई है, महिला सशक्तिकरण। गरीब आबादी की बात करें या अशिक्षित आबादी की बात करें तो जनसंख्या का विस्फोट इसी आबादी में देखने को मिलता है, और इसके पीछे का कारण होती है महिला, क्योंकि उसको ना शिक्षा मिली ना रोजगार के अवसर मिले। बस कुछ लोग या समाज का एक वर्ग उन्हें केवल बच्चे पैदा करने की मशीन मान लेता है। यदि हम महिला सशक्तिकरण पे काम करें, महिलाओं को शिक्षा सुविधा बेहतर बनाएं, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर करें, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करें, यानी कि आर्थिक दृष्टि से उन्हें मजबूत करें, तो उनकी जो प्रजनन दर है या उनका जो एक बच्चे पैदा करने का जो एक तरीका है, जो एक सोच है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और चीन ने भी यही किया, उसने निवेश किया महिलाओं की शिक्षाओं पर, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर, उनकी प्रजनन दर को स्थिर करने के ऊपर उसने जागरूकता अभियान चलाए। तो भारत को भी इससे यही सीख लेनी होनी चाहिए और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि में काम करने होंगे। ठीक है, महिलाओं को पढ़ाना होगा, और हम कहते हैं ना कि अगर बेटी पढ़ती है या महिला शिक्षित होती है तो वो दो कुल के लिए बेहतर होती है, यानी कि मायके पक्ष के लिए और ससुराल पक्ष के लिए भी बेहतर काम करती है। ठीक है, अब लड़का तो एक ही में होता है, एक करके चलाता है, एक लड़की होती है ना खुद के परिवार के लिए, और आने वाली जो जिसका उसका ससुराल होता है, शादी करके जाती है, उस घर को भी बेहतर बना देती है। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना होगा। हालांकि सरकार के बहुत सारे प्रायोजित कार्यक्रम है इस दिशा में जो काम कर रहे हैं। तो जनसंख्या स्थिरता की आवश्यकता, जनसंख्या स्थिरता से क्या आशा है। देखो, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें कि हमें सीखना है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भारत में जो प्रजनन दर को हमने बनाया है वो 2.1 है। यानी कि अगर हम 10 दंपतियों की या 10 जोड़े की बात करें तो 21 बच्चों का हमने आंकड़ा लेके रखा है कि इसमें 21 बच्चे हो जाने चाहिए। अब कुछ राज्य ऐसे हैं
जहां पर इससे बहुत ज्यादा नीचे निकल गया मामला 1.3, 1.4, 1.5, मतलब 13, 14, 15, अगर 10 जोड़ों की बात करें, 10 जोड़े मतलब 20 लोग। अब 20 लोग के हम चाहते हैं कि 20 लोग को प्रतिस्थापित करते हुए 21 नए लोग आ जाएं। एक बच्चे को हम इसलिए ज्यादा रखते हैं कि दुर्घटनावश या किसी अन्य कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो एक रिजर्व में रखते हैं हम, एक आरक्षित, ठीक है। लेकिन स्थिति क्या है कुछ राज्यों में, 20 लोगों के प्रतिस्थापन पर 13 बच्चे, 14 बच्चे, 15 बच्चे, 16 बच्चे, और कुछ राज्यों की स्थिति है 31 बच्चे, 3.1, 4.1, 2.9, मतलब जनसंख्या का जो हमने प्रजनन दर का एक आंकड़ा तय किया, वहां तक अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत के जो राज्य है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, इन सभी राज्यों में हम देखते हैं कि जो प्रजनन दर है वो बहुत नीचे चली गई है। वहीं हम बिहार की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम झारखंड की बात करें, तो वहां जो प्रजनन दर के आंकड़े हैं वो 2.1 के और ऊपर जा रहे हैं। मतलब किन्हीं राज्यों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां निगेटिव में जा रही है। तो ऐसा नहीं, हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी, हमें कुछ आधारभूत तरीका ऐसा तय करना होगा कि पूरे देश में, मतलब सभी राज्यों में एक समान जो प्रजनन दर है उसको हम स्थिर कर सके, जिससे धीरे धीरे जो जनसंख्या वृद्धि है, उसका जो जनसंख्या का लाभांश है, उसका हम उचित तरीके से प्रयोग कर सके, जो हमारी आर्थिक समृद्धि या हमारे आर्थिक विकास में उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण हो। तो ये 3 चीजें हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। भारत सरकार इस पे काम कर भी रही है, ठीक है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपायों की हम बात करें, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात है नसबंदी कराने वालों के लिए मुआवजा योजना। नसबंदी का नाम सुनते ही वह समय, वो काल याद आता है, इमरजेंसी का दौर, जब लोगों को पकड़वा कर नसबंदी कराई गई थी, ठीक है। अब नसबंदी कराने का वो जिस तरह से कराई गई थी या जिस तरह से उस समय कराई गई थी वो उचित नहीं था, क्योंकि लोगों को आप इस तरह से प्रोत्साहित कीजिए, उनको इस तरह से सकारात्मक माहौल दीजिए कि वो स्वयं आकर इस तरह की योजनाओं में सहभागिता करें। हमने देखा कि नसबंदी कराने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजा योजना की बात की गई। मुआवजा योजना क्या था कि यदि जो योजना लाई गई थी और इस तरह के मामले अगर असफल हो जाते हैं, यानी कि बांध्याकरण या नसबंदी का जो ऑपरेशन हुआ और वो असफल हो जाता है, तो जो पीड़ित है, यानी कि उन्होंने सोचा था हमारा एक बच्चा होना चाहिए, नसबंदी करा दी, कुछ समय बाद वो फेल हो गया और संभोग की प्रक्रिया के बाद फिर एक बच्चा हो गया उनका, तो 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। अब उनके पालने पोषण का जो भरण पोषण का खर्चा था वो बढ़ गया। अब व्यक्ति परेशान कि हमने तो जाके योजना का लाभ लिया था लेकिन नहीं। तो सरकार ने कहा अगर इस तरह के असफल मामले आते हैं तो हम आपको राशि प्रदान करेंगे, और 30,000 रुपए तक की जो अनुदान, जो यहाँ पर इनको मुआवजा राशि है वो देने की बात की गई थी। तो इस योजना से भी काफी हद तक लोगों ने परिवार नियोजन के साधनों को अपनाया। इसके बाद हम बात करें तो हम देखते हैं राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना। क्षतिपूर्ति योजना का मतलब ये था कि यदि भाई हमने ये मान के चले कि कुछ दिन बीत गए और काम करने जाना था नसबंदी कराते समय, और वो जो व्यक्ति है उसकी जो आय है उसी व्यक्ति पे आश्रित थी, या जो महिला उस तरह का ऑपरेशन करा रही है वही कमाने वाली थी, तो 15 दिन 20 दिन यदि वो ऑपरेशन के बाद घर में रहती है तो उस दिन का खर्चा कहां से आएगा। तो सरकार ने कहा आप चिंता नहीं करो, आप कराओ, इस तरह के जो प्रायोजित कार्यक्रम है उनका लाभ लो, और इस समय की जो राशि होगी आपकी, आपके काम में जो पैसे की मामले में दिक्कत आएगी उसका हम निर्वाह करेंगे, यानी कि उसकी जो पूर्ति है हम कर देंगे। तो सरकार अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग तरीके से पैसे दिए जाते हैं, कहीं पे 2,000, कहीं पे 4,000, कहीं पे 5,000, मतलब जो भी क्षतिपूर्ति उस दौरान होती है उसकी पूर्ति सरकार करती है। इसके बाद हम देखते हैं मिशन परिवार विकास योजना। मिशन परिवार विकास योजना क्या थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहां पर जनसंख्या में प्रजनन दर जो है वो 2.1 से ऊपर है, और देश के ऐसे 146 जिले जहां प्रजनन दर अत्यधिक है, वहां पर परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनके वितरण की एक योजना बनाई सरकार ने कहा कि ये जो 146 जिले हैं पूरे देश में जहां प्रजनन दर अत्यधिक है, वहां पर हम गर्भनिरोध के साधन, दवाइयां, गोलियां, कंडोम्स, इनका वितरण कराएंगे सरकारी प्रयोजन के माध्यम से, और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना है, जिससे जनसंख्या में अत्यधिक विस्फोट ना हो सके। इसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री की अपील। प्रधानमंत्री की अपील क्या है? हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2019 में जब गणतंत्र दिवस के मामले पर जब ये भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सभी सामूहिक अपील की अपने देश की जनता से कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप जनसंख्या वृद्धि को रोकिए।
यानी कि वही आदर्श नीति कि हम दो हमारे दो वाला जो मामला है वहां तक आप सीमित रहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर में ही एक फुटबॉल टीम बना ली, आपने घर में ही एक क्रिकेट टीम बना ली, क्योंकि अगर इस तरह के मामले बढ़ेंगे तो उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था या रोजगार के जो मामले हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा, क्योंकि आपूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और वही हमने देखा कि 2027 में यदि हम चीन से भी बड़ी जनसंख्या हो गए तो हमारे लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि हमारे देश में जो विकास का पैमाना है, जो आर्थिक समृद्धि की बात करें, वो जनता तक नहीं पहुंच रही। आर्थिक विकास तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आर्थिक समृद्धि मतलब उस लाभ का जो लाभ है वो जनता के निम्न स्तर तक अभी पहुंच नहीं पाया है। तो बहुत बड़ा ये संकट हमारे लिए होगा। तो आइए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। एक ऐसा पोर्टल तैयार किया सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो ऐसे उद्यमियों को एक मंच प्रदान करेगा जो वृद्ध नागरिकों की सेवा के लिए, उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन, उन सेवाओं के वितरण या जो अन्य प्रणाली है उससे जुड़े हुए और उन सभी को एक मंच प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जो उद्यमी हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और जो वृद्ध नागरिक हैं हमारे देश के, उनके बीच में एक पुल का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, जो वृद्धों की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करेगा। और वृद्ध जो लोग हैं इस पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत की, अपनी आवश्यकता की चीजों तक पहुंच बना सकेंगे। तो इसके लिए सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो वृद्ध आबादी होगा हमारी देश की, उसकी सहायता करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के नाम से एक पोर्टल तैयार किया। साथ ही सरकार ने कहा है कि जो रजत अर्थव्यवस्था है इस पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि सरकार क्या करने वाली है, ये मंत्रालय 100 करोड़ रुपए की राशि रजत अर्थव्यवस्था की विकास में लगाने वाली है। ये जो रजत अर्थव्यवस्था है, ये शब्द क्या है? रजत अर्थव्यवस्था का आशय ये है कि जो वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आवश्यक जो वस्तुएं हैं, उनकी सेवा उत्पादों की बात करें, उनसे संबंधित जो वितरण प्रणाली है उसकी पूरी साइकिल या उसके पूरे एक चक्र को निर्धारित करने के लिए, जिससे क्या हो कि जो वरिष्ठ व्यक्तियों के उपयोग की सामग्री है या उनकी जो क्रय क्षमता है उसका प्रयोग करके हम अपनी अर्थव्यवस्था के चक्र को बेहतर बना सकें। तो सरकार इस दिशा में 100 करोड़ रुपए की राशि जो है रजत अर्थव्यवस्था में खर्च करने वाली है। वहीं इस पोर्टल के बारे में अगर हम चर्चा करें कि हमारा जो सेज पोर्टल है वो क्या है, तो हम ये पाते हैं कि सेज पोर्टल जो है वो एक वन स्टॉप के रूप में काम करेगा। वन स्टॉप, एक केंद्र के रूप में कैसा? तो ये क्या करेगा, देखो हम यहाँ अगर देखें इसके बारे में कि एक सेंटर से मतलब क्या, तो ये स्टार्टअप के माध्यम से काम करेगा। यानी कि ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता से संबंधित या उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित या जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता से संबंधित तैयार करते हैं या उनको सेवा प्रदान करने वाले थे, ऐसे स्टार्टअपों को जोड़ेगा और वो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में जो उपयोगी उत्पाद हैं उनको इन तक लेके आएगा। तो इन पे इसको पंजीयन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और एक केंद्र होगा तो वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ वहां नहीं घूमना पड़ेगा और जो बनाने वाले हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, उनको भी अलग नहीं, वो एक पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। इसलिए इसको हमने कहा कि ये वन स्टॉप है। ठीक है, साथ ही हम बात करें कि बहुत सारे जो नए नए उद्यमी हैं जिन्हें हम स्टार्टअप उद्यमी के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे लोगों को साथ में मिलके जो वरिष्ठ नागरिक हैं या वृद्ध नागरिक हैं उनकी जो पहुंच है वो आसान बना देगा ये पोर्टल। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो सिंपल सा है, सबको साधारण सब पता है कि हमारे देश में क्या है, धीरे धीरे जो वृद्ध आबादी है या हम कहें वरिष्ठ नागरिकों का जो समुदाय है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2021 की बात करें तो ये जो है वो 7.5 के लगभग जो हमारी आबादी देखने को हमें मिल रही है, जो 2050 तक आते आते 19.5% तक हो जाएगी। और इतनी बड़ी आबादी में अगर आपके देश में वृद्ध नागरिक हैं या यूं कहें तो वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो उनकी आबादी का आपके आर्थिक विकास में किस तरह से प्रयोग किया जाए या उनके लिए जो यात्रा की व्यवस्था है, उनकी यात्रा सुविधाओं से संबंधित, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित व्यवस्था है, तो इन सभी के लिए क्या होगा कि ये जो सेज पोर्टल है उसके माध्यम से जो स्टार्टअप वाले उद्यमी हैं, जो इसी क्षेत्र में काम करने वाले हैं,
तो उनका सत्यापन कराया जाएगा, उनकी प्रामाणिकता तय हो जाएगी कि हाँ ये जो लोग हैं गुणवत्ता युक्त संसाधन तैयार करते हैं। तो उनको इस पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया सरकार ने। अगर हम इसके बाद इस पोर्टल की विशेषताओं की चर्चा करें कि इसमें क्या क्या विशेष होने वाला है, तो सबसे पहले देखो कि स्टार्टअप जो है ना उन सभी के लिए समर्पित पोर्टल है। मतलब उसका जो जिस तरह के स्टार्टअप वृद्ध नागरिकों की सेवा के लिए है, बस उन्हीं के लिए है ये, तो उन्हें सेज का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली विशेषता यही होगी कि वन स्टॉप अगर सेंटर के रूप में से डेवलप करेंगे तो इसी तरह के उद्यमों के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो उन्हें भी यहाँ वहां नहीं घूमना पड़ेगा। दूसरी बात करें कि जो स्टार्टअप इससे चुने जाएंगे, किस तरह के चुने जाएंगे, जो वरिष्ठ लोगों की स्वास्थ्य सुविधा, यात्रा सुविधा, या उनकी व्यक्ति या उनकी कानूनी सहायता, या उनके आवास की व्यवस्था की बात करें, या भोजन, तो जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो काम करेंगे ऐसे स्टार्टअप, उन सभी को सम्मिलित करते हुए सेज पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा कि वरिष्ठ नागरिकों को एक ही मंच पे इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं हम बात करें कि जो सेज परियोजना शुरू की सरकार ने, तो वर्ष 2020-2021 के दौरान सरकार ने इस पे 25 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। यानी कि जो वित्त वर्ष है 2021, इसी वित्त वर्ष में 25 करोड़ जो रुपए हैं वो इस योजना या इस परियोजना के प्रारंभिक चरण पे ही जो लगाने की बात की है सरकार ने। ठीक है, तो ये था हमारे सेज परियोजना की विशेषताएं। अब हम ये देख लेते हैं कि बुजुर्गों के लिए सरकार की अन्य पहल क्या है। यानी कि भारत सरकार ने अपने वृद्ध नागरिकों के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या उनकी अन्य प्रयोजन के लिए किन किन योजनाओं को शुरू किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो माता पिता के जो भरण पोषण के लिए सरकार ने क्या किया कि माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया। अधिनियम 2007 में जब लागू किया तो इसकी ये विशेषता थी, इसमें कहा गया कि ऐसे माता पिता जो असहाय हैं तो उनके बच्चों का कर्तव्य होगा कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करें, उनको आवास सुविधा प्रदान करें, मतलब उनके पालन पोषण का पूरा खर्चा है जो वो बच्चे उठाएं। इसमें अधिकतम सीमा तय की गई थी प्रारंभ में कि 10,000 रुपए तक की जो राशि है वो इनको देनी होगी। ठीक है, और नहीं करते हैं तो सजा के प्रावधान थे, 3 से 6 माह तक की सजा भी मिल सकती थी। और सरकार ने इस अधिनियम में ये कहा था कि इसमें केवल आपके जो संतान है, जन्म से आधारित संतान ही नहीं है आपकी, यदि आपके सौतेले माता पिता हैं या आपके गोद लिए हुए माता पिता थे जिन्होंने आपको गोद लिया था, तो उसमें इस तरह के सभी बच्चे आएंगे जो अपने माता पिता का भरण पोषण, अपना पालन पोषण उनका सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। तो 2007 से ये अधिनियम लागू था और बहुत अच्छे तरीके से इसने काम किया। हालांकि देखने को ये मिलता है कुछ बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन इस नियम में ये कहा गया था कि अगर जो वरिष्ठ नागरिक हैं या जो उनके माता पिता हैं उन्होंने केस किया अपने बच्चे से पालन पोषण या भरण पोषण के मुआवजे की बात, तो अधिकरण बनाना होगा, 90 दिन के अंदर उनकी सुनवाई करनी होगी। और जो 60 साल से 80 साल तक के वृद्ध नागरिक हैं उनका 90 दिन का रखा, लेकिन जो 80 साल से ज्यादा उम्र के जो नागरिक हैं वो वरिष्ठ नागरिक माता पिता अगर अपने बच्चे के लिए उससे मांग करते हैं भरण पोषण की, तो सरकार का अधिनियम के माध्यम से ये था कि केवल 60 दिनों के अंदर उसकी सुनवाई करनी होगी और उनको उचित आपको भोजन की व्यवस्था या उनके भवन की व्यवस्था या उनकी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो आपको करनी होगी। तो बहुत अच्छा अधिनियम था, पालन भी किया जा रहा है। लेकिन देखो एक चीज होती है, हमें ये समझना चाहिए, कानूनों से अतिरिक्त अगर हम देखें तो नैतिक शिक्षा की बात करें या व्यवहारिक मूल्यों की बात करें तो इनके आधार पे हमें अपने माता पिता का पालन पोषण करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, तुम्हारे साथ भी जब ऐसी स्थिति बने ना तो अपने माता पिता की देखरेख अच्छे से करना, क्योंकि ये माता पिता वही हैं जिन्होंने तुम्हें बचपन से इतने लाड़ प्यार से और विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हें इतना बड़ा किया कि तुम एक अच्छे नागरिक बन सको और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सको, शिक्षा बेहतर हो। तो जब उनको तुम्हारी आवश्यकता हो ना तो तुम पीछे नहीं हटना, तुम्हें भी अपना नैतिक कर्तव्य वहां पर पूरी तरह से निभाना है। नहीं तो आपके लिए फिर कानून तो है, दंड के विधान तो है, फिर अगर ऐसे नहीं मानोगे बेटा तो टेढ़ी उंगली करने आती है सरकारों को। ठीक है, फिर हम बात करें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अगर हम बात करते हैं तो इस योजना की शुरुआत की गई 2017 में।
सरकार ने क्या किया, 2017 में एक गारंटेड योजना के रूप में तैयार किया, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है। यानी कि ये योजना ऐसी थी, पेंशन योजना के अगर रूप में हम इसको देखें तो योजना ऐसी लाई गई थी कि जिनकी उम्र जो है ना 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको एक निश्चित धनराशि दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय वयोश्री योजना। जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ना, ये 2016 में लागू की गई, और ये योजना के रूप में क्या किया सरकार ने, कोष बनाया। इस कोष के माध्यम से क्या किया सरकार ने कि जो नागरिक हैं और उनको किसी चीज की आवश्यकता है, कोई संसाधन खरीदने हैं, अगर मान के चले उनको सुनाई नहीं देता, मान के चले उनको दिखाई नहीं देता, या अन्य कोई परेशानी, चलने में समस्या है, तो उनको व्हील चेयर की उपलब्धता, या उनको चश्मा बनवाना हो, या उनको कान में सुनने की मशीन हो, तो इस तरह की वस्तुओं को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोष बनाया था 2016 में, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के नाम से, और इस योजना से उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। जो एकीकृत कार्यक्रम सरकार लेके आई थी वो बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए। बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं, भोजन, आवास। ठीक है, भोजन और आवास की हम बात करें, और उनके जीवन स्तर में गुणवत्ता की हम बात करें, तो जीवन स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए, या उनके जो भोजन या उनके जो आवास की बात थी उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम लेके आई थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो वयोश्रेष्ठ सम्मान। वयोश्रेष्ठ सम्मान किसे दिया जाता है, 1 अक्टूबर जो वृद्ध नागरिकों के रूप में मनाया जाता है, तो इस दिन वयोश्रेष्ठ एक सम्मान की योजना की शुरुआत की सरकार ने, और कहा हम ऐसे समूहों को, ऐसे संगठनों को, या ऐसे नागरिकों को प्रोत्साहित करेंगे, या उन्हें पुरस्कार करेंगे, प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे, जो वृद्ध नागरिक हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी देखभाल करने के लिए या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष कार्य करते हैं। और इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि की बात की गई है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, या आप किसी समाज सेवी संगठन से जुड़े हैं जो वृद्ध नागरिकों की देखभाल करने के लिए काम करता है, तो सरकार के द्वारा आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जा सकती है। तो ये वयोश्रेष्ठ सम्मान की बात सरकार ने की है। तो ये कुछ योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा संचालित की गई। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, यानी कि निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। इसे जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक भी कहते हैं। ये क्यों आया और कौन लेके आया, तो भाई साहब ये जो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक है ना, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आया, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने इसको जारी करने की बात की। और जो अभी ग्रेडिंग सूचकांक आया वो 2019-2020 का है, और सबसे पहले जब इसकी बात आ रही थी तो 2017-18 को आधार वर्ष मनाया गया था, और उसके आधार पर लागू किया गया था। 70 मानक तय किए गए, यानी कि 70 इंडिकेटर हैं, उनके आधार पे राज्यों में शिक्षा के स्तर की बात करें, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, उसकी समानता की बात करें, तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए कि किस राज्य ने पिछले दशक से वर्तमान तक क्या सुधार किया, इसके लिए ये सूचकांक आया है। तो अब हम इसके सूचकांकों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इसके पहलू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सूचकांक है ना वो 2019 में पहली बार आया। ठीक है, और इसका आधार वर्ष क्या था भाई, 2017-18, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसी को आधार वर्ष मानते हुए उन्होंने लागू किया था। ठीक है, वही 2019-20 का जो श्रृंखला में आया है ये तीसरा प्रकाशन है, यानी कि वर्तमान में जो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक आया है वो कौन सा है, तो ये तीसरा है इस श्रृंखला का जो चल रही है। ठीक है, वहीं पे इसको लागू कौन करता है या शुरू कौन करता है ये पूछा जा सकता है। इसकी नोडल एजेंसी या क्रियान्वित संस्था कौन सी है, तो वो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके अभ्यास की जो परिकल्पना की बात करें केंद्र और राज्य की, तो इसमें हम पाते हैं कि जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो क्या है, एक शिक्षा का परिणाम स्तर पे उसकी गुणवत्ता की बात करें, या देखें स्कूलों ने किस तरह से शिक्षा में सुधार किया, यानी कि अगर स्कूल हैं तो पंखे लगे हैं कि नहीं, स्कूल में भवन है कि नहीं, बैठने के लिए बेंच है कि नहीं, पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड या अन्य बोर्ड है कि नहीं, शिक्षक है कि नहीं उस स्कूल में। इस तरह के तमाम प्रदर्शनों को देखते हुए और ये जो निष्पादन सूचकांक या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक बनाया गया है, इसमें 70 पहलुओं के आधार पर उन स्कूलों की जो है वो देखरेख की गई है। हम बात करें कि जो इंडिकेटर थे या जो हम जिनके उनके मानक क्या थे इस सूचकांक को बनाने के लिए, तो सूचकांक की जो मानक थे वो 2 थे। एक था परिणाम, किस तरह के परिणाम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक था परिणाम और दूसरा ये था प्रशासन और प्रबंधन,
यानी कि शिक्षा का स्कूल स्तर पे, राज्य स्तर पे, या हम कहें यूं कहें पूरे देश में राज्यों के बीच में, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में क्या मानक तय किए गए थे। तो सबसे पहले परिणाम की बात की। परिणाम किसका? शिक्षा तक पहुंच। शिक्षा तक पहुंच मतलब स्कूलों के प्रबंध, स्कूलों की बात की गई कि जो नागरिक हैं, जो पिछड़े वर्ग तक के नागरिक हैं या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वहां तक शिक्षा व्यवस्था पहुंचे कि नहीं, वहां तक स्कूल बन गए हैं कि नहीं, स्कूल बने हैं तो वहां तक शिक्षक हैं, वहां शिक्षक पहुंच पाए कि नहीं, इस पहलुओं पे देखा गया। इस मानक के आधार पर राज्यों की तय किया गया, मतलब 1000 निर्धारित अंक तय किए गए और इन 1000 में से आधा मतलब 1000 जो था वो अंक तय किए गए 0 से, और इसके बीच में ही आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि अभी किस राज्य को कितना मिला। फिर बात की गई अवसंरचना और सुविधा की। वही एक शिक्षा के लिए जो आधारभूत तत्व होते हैं कि स्कूल का भवन होना चाहिए, उसमें बेहतर गुणवत्ता युक्त संसाधन होने चाहिए, अगर पढ़ा रहे हैं तो प्रोजेक्टर है या डिजिटल बोर्ड है जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, पंखे हैं यानी कि ठंडा माहौल है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से एक स्कूल का जो अवसंरचनात्मक दृष्टिकोण या ढांचा है उसको तय करने के मानकों के आधार पर देखा गया क्या सुविधाएं। ठीक है, सुविधाएं देख ली तो ये देखा गया कि शिक्षा में समानता। शिक्षा की समानता से आशय ये था कि उस राज्य में या उस स्कूल में या उस क्षेत्र में शिक्षा दे तो रहे हो आप, अच्छी बात है, क्या आप महिला और पुरुष दोनों को बराबर शिक्षा दे रहे हो? क्या आपके स्कूल में जितने पुरुष हैं, जितने बालक हैं उतनी ही बालिकाएं हैं? यानी कि महिला और पुरुष दोनों के बीच में समान शिक्षा का वितरण हो रहा है कि नहीं? और इसके बाद समुदाय आधारित, यानी कि सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग, क्या समान स्तर पे सभी वर्गों को शिक्षा दी जा रही? तो शिक्षा में समानता की बात यहां देखी गई और उस आधार पे तय किया गया कि किस स्कूल को, किस राज्य को क्या सूचकांक पे रखा जाएगा। उसके बाद सीखना और परिणामों में गुणवत्ता, एक ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस परिणाम में। देखो, मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो, कुछ को नहीं आ रहा हो समझ में। मैंने तो पढ़ा दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं, उसकी गुणवत्ता क्या है, इस आधार पे एक मानक तय किया गया कि सीखा क्या बच्चे ने। ठीक है, सीखा क्या, और जो पढ़ाया गया उसकी गुणवत्ता क्या थी, उसने आगे क्या किया उसका। तो एक मानक है सीखना और परिणामों में गुणवत्ता। तो इस आधार पर भी राज्यों को सूचकांक में शामिल किया गया। ठीक है, फिर है प्रशासन और प्रबंधन, यानी कि जो स्कूल तंत्र है, जो शिक्षा का तंत्र है, उसके प्रशासन की, उसके प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है। कहीं ऐसे कठोर नियम तो नहीं है, कहीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए या स्थानीय स्तर पे परीक्षा के संचालन या अन्यत्र कोई गतिविधियां, उनके लिए कोई कठोर नियम तो नहीं है। कितनी शिथिलता है नियमों में, कितने सुचारू रूप से प्रबंधन चल रहा है। तो इस आधार पर, यानी कि इन दोनों मानकों के आधार पर राज्यों का पूरा गुणवत्ता युक्त शिक्षा का जो वातावरण था, उसके आधार पर जो हमारा निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक है उसको बनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद यदि हम देखें कि जो सूचकांक था उसमें कौन से राज्य ऊपर थे, कौन से राज्यों ने बेहतर प्रयास किया, कौन से राज्यों बेहतर प्रयास करने के बाद भी पिछड़ गए। तो देखो, सबसे पहले हम पंजाब राज्य की बात करें। पंजाब राज्य इस स्कोर के आधार पर या जो अपना सूचकांक है उसमें प्रथम स्थान पर है। आपको 4-5 राज्यों के बारे में जानकारी रखनी। ठीक है, पंजाब जो है 929 अंक लेकर प्रथम स्थान पे है, यानी कि पंजाब राज्य ने शिक्षा के मानकों को, जो हमने अभी बात की थी शिक्षा या प्रबंधन प्रशासन के रूप में, बहुत बेहतर काम किया और प्रथम स्थान रखता है। वहीं दूसरे नंबर पे है चंडीगढ़, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा सा राज्य है। ठीक है, वो 912 अंक लेकर दूसरे स्थान पे बना हुआ है। वहीं तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर है, केरला जो है वो चौथे स्थान पर है और अंडमान एंड निकोबार 5वें स्थान पर है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार या चंडीगढ़ की आबादी कम, आबादी के अनुपात में उन्होंने बेहतर काम किया, और जो अपने बिहार है, जो अपना मध्य प्रदेश है, या जो छत्तीसगढ़ है, या और अन्य राज्य हैं जिनकी जनसंख्या या इनकी आबादी अधिक है, उनके स्तर में कमी है। अगर हम सबसे निम्न स्तर की बात करें तो देखो लद्दाख को हम पाएंगे। ठीक है, लद्दाख 545 अंक लेके रखा है 1000 में से। तो सबसे निम्नतम पायदान से पहले नंबर पे, मतलब निचले स्तरों की हम बात करें तो सबसे निचला स्थान किसका है? लद्दाख का। उससे थोड़ी बेहतर स्थिति है मेघालय की, जो 649 अंक लेके नीचे से दूसरे नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड, थोड़ा सुधार देखा गया नागालैंड में, 667 अंक लेके नीचे से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ने 698 अंक लिए 1000 में, जो चौथे नंबर पे है नीचे से। ठीक है, और पांचवा है छत्तीसगढ़, जो 700 अंक लेके बैठा है। तो हमें यहाँ पे 5 उच्चतम और 5 निम्नतम राज्यों को देखना है।
ये आपके आंकड़े आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको लिखने में काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखें कि 5 राज्य हो गए और 5 राज्य निम्नतम। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की, पांडुचेरी की, पंजाब राज्य की, तमिलनाडु की, तो इन राज्यों ने अपने पिछले विगत दिवसों के या पिछले सूचकांक की अपेक्षा इस बार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मामले में अच्छा प्रयास किया। यानी कि इन लोगों ने जो अपना परफॉर्मेंस था उसमें 10% की वृद्धि की। 10% वृद्धि करने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश जो है अभी भी नीचे से चौथे स्थान पर है। तो आपको याद रखना होगा कि राज्य काम तो अच्छा कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने बच्चों की पहुंच बनाने के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो लेके आ गए। कुछ स्कूल जो है मोबाइल देने लगे अपने बच्चों को, साइकिल का वितरण कर रहे हैं जिससे बच्चे आए, मिड डे मील जैसी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं पूरे देश में, जहां से बच्चे जिनको बीपीएल धारक जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षण के रूप में उनको स्कूल तक लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हमें यहाँ से लाभ देखने को मिल रहा है कि राज्य धीरे धीरे इसमें जो है वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राज्यवार निष्पादनों की, यानी कि राज्यों की अगर हम बात करें तो जो हमारे 33 राज्य हैं उन्होंने 2019-20 का जो पीजीआई स्कोर है, जो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक है, उसमें वृद्धि की है। ठीक है, विगत वर्षों की अपेक्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार जो पिछला दशक था, पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी उससे इस बार लगभग 10 से 20% की जो है वो इन्होंने ग्रोथ की है। और इसमें जो 20% ग्रोथ करने वाले राज्य है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, पंजाब है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों ने कम से कम 20% तक का जो सुधार है वो अपने स्कूली शिक्षा में पूरा किया है। यानी कि इन्होंने स्कूल को बेहतर बनाया, स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था बराबर कर दी और जो पढ़ाने का तरीका था, जो एक संस्थागत ढांचा था, उसमें सुधार किया। यानी कि 20% तक अगर बढ़ोतरी आप कर रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत फायदेमंद है बेहतर भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये राज्यवार निष्पादन। अब हमें यदि देखें कि आगे की राह क्या, अगर इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमें तरक्की करना है तो और क्या क्या चीजें हैं। कुछ चीजें पुरानी हैं जो अभी भी काम कर रही हैं, उनका लागू करना हमारे लिए फायदेमंद रहा था, और कुछ नई चीजें। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लेके आई सरकार, उसमें सरकार ने एक बहुत अच्छी बात की। सरकार ने कहा कि द्विभाषी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो तो होना ही चाहिए, साथ में क्षेत्रीय भाषा को भी अपनाना चाहिए। यदि कोई गौड़ी भाषा जनजाति का व्यक्ति है, गौड़ी भाषा को बोलता है, तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है ना वो उसे गौड़ी भाषा में मिल जाए। कोई तमिल वाला है तो प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में मिल जाए। इससे क्या होगा कि धीरे से बच्चा प्राथमिक शिक्षा लेके आया अपनी भाषा में, फिर हिंदी सीखा, फिर अंग्रेजी सीखा, तो त्रिभाषा का जो सूत्र है वो लागू हो जाएगा। साथ में पाठ्यक्रम आधारित जो एकीकृत पाठ्यक्रम बनाने की बात की गई है वो भी बेहतर है, और बहुत ज्यादा गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की सरकार इसमें बात कर रही है। लागू करने के बाद चीजें देखने को मिलेंगी कि कितने हम इसमें सफल होते हैं और कितने असफल होते हैं। लेकिन एक मामला जो है जो भविष्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, जो सरकारी स्कूलों में गुणवत्ताहीन शिक्षा के कारण नहीं पढ़ पाते थे, उन बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने से बहुत बड़ा लाभ हुआ। 25% तक निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला होता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो कम से कम 25% जो आबादी है वो तो एक बेहतर शिक्षा को प्राप्त कर रही है। ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों के जो सरकारी स्कूल हैं वो असफल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन कुछ राज्यों में जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारें हैं, वो अपनी शिक्षा के मामले में वो असहाय समझ में आती हैं, या उनका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा पिछड़ा है, वो ध्यान नहीं देते हैं इस मामले में। ठीक है, वही सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो हम उसके जो लक्ष्य हैं, जो उसके गोल हैं, उसको भी पाने में कम थे। समग्र शिक्षा अभियान में बहुत सारे शिक्षा अभियान जो थे उनको सम्मिलित किया और पूरे देश में इस प्रोग्राम को लागू किया गया और इसके परिणाम भी बेहतर देखने को मिले। मिड डे मील, जब भोजन की व्यवस्था के लिए बच्चों को लेके भेजते नहीं थे माता पिता, उनको साथ में लेके खेलने कूदने की जगह पे उनसे काम कराते थे, खेतों में ले जाते थे। फिर मिड डे मील योजना जब लागू की गई थी तो इससे बच्चों का आकर्षण बढ़ा, कम से कम वो भोजन के बहाने तो स्कूल तक आए।
और जब स्कूल आए तो उनकी शिक्षा भी बेहतर हुई। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनमें हमें आगे और भी काम करना है, सरकारों को भी बहुत काम करना है, और एक नागरिक होने के नाते हमें भी अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको स्कूलों तक उनकी पहुंच बनानी है, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देनी है, उनके माता पिता को प्रेरित करना है जिससे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो निष्पादन सूचकांक है, इसमें हम इतनी सारी नीतियों के साथ काम तो कर ही रहे हैं, तो इसके लाभ क्या होंगे? ठीक है, तो बहुत सारे जो धीरे धीरे पहल शुरू की गई थी या बहुत सारे पोर्टल तैयार किए गए थे, इन सभी से एक सूचना तैयार की जाएगी। यानी कि हम बात करें कि रियल टाइम जो उपलब्धता है डाटा की, उसकी प्रणाली को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे कि जो यूडीएसआई या सगुन पोर्टल थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, जो बच्चों का पंजीकरण के रूप में एक लिस्ट तैयार करते हैं, अनुसूची, उन सभी चीजों को इकट्ठा करके जो पीजीआई के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए काम हो सकता है। और इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा किस राज्य में कितने बच्चे थे, कितने पास हो गए परीक्षाओं में, या किस राज्य में कौन सी योजना लागू की गई थी जिससे उसका शिक्षा का जो रिजल्ट है उसका हम कहें 10वीं का या 12वीं का, तो रिजल्ट कैसे बढ़ गया, उसमें कैसे सफलता प्राप्त कर ली उसने राज्य ने। तो वो सारा का सारा इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से एक जगह रहेगा, तो राज्यों को योजनाओं को लागू करने में, उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता हो जाएगी। साथ ही दूसरी चीज ये होती है कि सरकार की पहल भी है कि जैसे जैसे ये जो ग्रेडिंग निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक है ना, उसमें जो बेहतर कार्य कर रहे हैं वो राज्य, उनको कुछ ना कुछ अनुदान दे दिया जाए। अनुदान से क्या होगा, वही भाई तुमको 10वीं में बोला होगा ना, घड़ी दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे अगर तुम्हारे 90% आ गए, तो तुमने लालच में बहुत मेहनत की और काम कर लिया। तो पैसा जो होता है ना, मतलब पैसे अनुदान की अगर हम बात करें सरकारों के तौर पे, तो अनुदान राशि से राज्य उस क्षेत्र में काम करने को, बेहतर काम करने के लिए लालायित हो जाते हैं। और उन्हें जो अनुदान प्राप्त करने की जो लालच होती है, उससे क्या होता है कि राज्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो राज्यों को लिए एक निष्पादन आधारित अनुदान प्रदान करना चाहिए राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों से, जिससे वो क्या करें, इस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। और बेहतर काम करेंगे जब हमारा जो, देखो एक बहुत अच्छी बात की जाती है कि देश का जो भविष्य है ना वो बच्चों में है, और बच्चे ही इस देश की नींव साबित होंगी। अब बेहतर भविष्य चाहिए आपको अच्छी अर्थव्यवस्था चाहिए, आपको एक अच्छे सामाजिक नागरिक चाहिए, तो जो बच्चों की शिक्षा है ना उसे बेहतर बनाना होगा। तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकारों को इस तरह के उपाय तो कर ही रही है, साथ में अन्य और उपाय भी सोचना चाहिए और करना चाहिए। और इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है। हमने 3 विषयों पे चर्चा की। चीन की जो 2 बच्चों की नीति थी उसमें धीर दे दी है, जो वृद्ध नागरिक थे उनके लिए सीनियर केयर एजिंग जो एक पोर्टल तैयार किया गया सेज, उसके बारे में, और तीसरा जो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक आया 2019-20 का, तो उसके बारे में चर्चा। तीनों हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे अगले हफ्ते नए विषयों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।